माँ, अब मैं उस घर में कभी नहीं रहूंगा जहाँ मेरी संतान सुरक्षित नहीं है। विजय और रिया की शादी को 10 वर्ष हो चुके थे और अभी तक विजय और रिया को माता पिता बनने का सुख प्राप्त नहीं हो सका था। काफी इलाज करवाया था पर कुछ भी कारगर साबित नहीं हो रहा था और अब उन लोगों ने भी लगभग उम्मीद छोड़ ही दी थी। विजय का संयुक्त परिवार था जिसमें माता पिता, विजय के 2 छोटे भाई, उनकी पत्नियां और बच्चे सब एक साथ रहते थे। विजय का घर एक गांव में था जो कि बहुत ज्यादा विकसित नहीं था पर विकास का अच्छा कारोबार था उस गांव में और अपने दोनों भाइयों से कहीं ज्यादा कमाई विजय की होती थी। लेकिन विजय और रिया के बच्चे नहीं थे, इसलिए विजय और रिया का कोई मान सम्मान भी घर में नहीं था। रिया की दोनों देवरानी दिन भर बच्चों का बहाना लेकर घर का कोई भी काम नहीं करती थी और रिया को अकेले पूरे घर का काम देखना होता था। सासू माँ का कहना भी था, उनके छोटे बच्चे हैं, घर तू संभाल, तुझे और भी क्या काम है। और उधर विजय का भी कोई मोल नहीं था। यदि कोई शादी विवाह या कोई कार्यक्रम गांव में पड़ता, जो भी लेन करना होता विजय के सर पर डाल दिया जाता था, यह बोलकर कि इन दोनों भाइयों के बहुत खर्चे हैं और विजय की बहन जब भी मायके आई तो उनकी विदाई आज देने का जिम्मा भी विजय के सर पर ही जाता। बाकी क्योंकि उनके बच्चे थे और यह सिर्फ उनका नहीं बल्कि विजय की माँ का भी कहना था। विजय और रिया को लगने लगा था कि उनके बच्चे नहीं हैं, इसलिए वह जो भी कमाई करते हैं या काम करते हैं उन सब का हकदार उनके भाई और बहन है, क्योंकि खुद विजय की सारी कमाई भाई बहनों और नाते रिश्तेदारों में निकल जाती और रिया को सारा दिन कोल्हू के बैल की तरह घर में पिसना पड़ता था। ऐसा लगता था जैसे बच्चा नहीं होना कितना बड़ा पाप हो गया था और सारे घर की जिम्मेदारी उन लोगों के सर पर डाल दी गई थी। घर के सारे सदस्य यह मान बैठे थे कि रिया और विजय की कमाई का एक एक रुपए पर उनका हक है, ना कि विजय का हक है। और रिया की जिम्मेदारी घर संभालने की है, ना कि उनकी पत्नियों की। जहां विजय और रिया संतान न होने के कारण दुखी रहते थे, वहीं उनके भाई और बहन खुश रहते थे क्योंकि उनकी संतान नहीं है और उनकी सारी कमाई हमारे हाथों में आ रही है। यहाँ तक कि विजय की माँ भी खुश रहती थी। यह अच्छा है कि उसकी संतान नहीं है, कम से कम मेरी बेटियाँ जब भी मायके आएंगी उन्हें पूछने वाला भाई भाभी तो यहाँ रहेंगे। विजय की महीनों की अच्छी खासी कमाई थी, लेकिन इस अच्छी खासी कमाई का 80% उसके भाई और बहनों के परिवार के ऊपर खर्च हो जाती थी और इतनी अच्छी कमाई होने के बावजूद भी विजय और उसकी पत्नी को कोई सुख आराम नहीं था। विजय दिन भर अपनी दुकान में गधा मजदूरी करता था और विजय की पत्नी रिया घर पर, और इसका सारा मजा उसके भाई बहन और उनके पति लेते थे। एक दिन विजय और उसकी पत्नी एक रिश्तेदार के यहाँ विवाह समारोह में गए थे। वहाँ पर एक पति पत्नी और आए थे जिनकी पिछले 11 साल से कोई संतान नहीं थी और इस बार उनकी गोद में उनकी संतान थी, जिसे देखकर विजय और रिया बहुत हैरान हुए और उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने बोला, हाँ, हम भी संतान के लिए बहुत परेशान थे, लेकिन फिर हमने शहर जाकर IVF का तरीका इस्तेमाल किया और संतान प्राप्त हो गई। विजय और रिया को इन सब तरीकों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने पूछा, यह सब क्या होता है? तो फिर उन लोगों ने बोला कि हम सब लोग गांव में रहते हैं, इसलिए हम लोगों को इतनी जानकारी नहीं, लेकिन विज्ञान बहुत तरक्की कर चुका है और अब डॉक्टर इतना कुछ कर लेते हैं कि जिनके सामान्य तरीके से संतान नहीं हो सकती, उनकी संतान को गर्भ से बाहर विकसित करके फिर गर्भ में डाल दिया जाता है और संतान प्राप्ति हो जाती है। बाकी तुम्हें डॉक्टर समझा देंगे। विजय और रिया को यह सब बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा और उनके मन में एक उम्मीद जग गई कि अब उनके भी अपनी संतान जन्म ले सकती है और उन्होंने शहर के उस डॉक्टर का पता ले लिया और घर जाकर अपने घर वालों को यह सारी बातें बताई। यह सारी बातें सुनकर तो घर वालों के चेहरे ही उतर गए। उन्हें लगने लगा अगर इनको संतान हो गई तो इनके
हाथ से बहुत बड़ा खजाना निकल जाएगा और बहुत हंगामा मचाया कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे किसी की संतान को उसके गर्भ के बाहर विकसित करके फिर उसके गर्भ में डाला जा सकता है। यह सब बनावटी बातें हैं, तुम्हें उल्लू बनाया जा रहा है। इन सब चक्करों में मत पड़ो। सिर्फ तुम्हारा पैसा लूटने के लिए यह बातें बोली जा रही हैं। और क्या गारंटी है कि आने वाली संतान तुम्हारी ही होगी? हो सकता है तुम्हें किसी और की संतान दे दी जाए और तुम्हें उल्लू बना दिया जाए और पता नहीं क्या क्या। विजय की बहन ने तो यहाँ तक बोल दिया कि पता नहीं किसका गंदा खून तुम्हारे नाम पर तुम्हें बेच देंगे। विजय और रिया को सब कुछ समझ में आ रहा था कि उनके घर वाले क्यों नहीं चाहते कि उनकी संतान हो, क्योंकि उनके हाथ से मोटा पैसा निकल जाता। विजय की माँ भी इनके पक्ष में नहीं थी। उनका कहना था जब शादी के 10 वर्ष बाद भी संतान नहीं हुई तो अब संतान करके क्या करोगे? वैसे भी तुम लोगों की उम्र हो चुकी है। अब इस उम्र में संतान का पालन पोषण और पता नहीं क्या क्या बोलकर विजय और रिया को बरगलाने की कोशिश की, लेकिन विजय और रिया ने ठान लिया था कि वह संतान के लिए कोशिश जरूर करेंगे। और अगले दिन विजय और रिया शहर के लिए निकल पड़े। इधर विजय और रिया के शहर के निकलने के बाद घर में बहुत बड़ा बवाल मच गया। विजय के सारे भाई बहन आपस में बोलने लगे, यह तो बहुत बुरा हुआ। अगर विजय भाई की अपनी संतान हो गई हो तो वह हमारे बारे में क्यों सोचेंगे? फिर तो हमारे हाथ से इतनी बड़ी संपत्ति निकल जाएगी और फिर रिया भाभी घर के सारे काम क्यों करेंगी? इसमें तो हमारा ही नुकसान है। उधर विजय और रिया शहर पहुंच गए थे। उस रिश्तेदार ने पहली बार ही बता दिया था कि IVF के लिए उन्हें लंबे समय तक शहर में रुकना पड़ेगा और उसकी मदद से उन्होंने शहर में एक घर किराए पर भी ले लिया। वह पूरी तरह से तैयार होकर गए थे इस उम्मीद में कि उनकी संतान हो जाएगी। विजय और रिया डॉक्टर के संपर्क में थे। करीब 2 महीने भर बाद डॉक्टर ने बताया कि रिया गर्भ से है और सब कुछ ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि आपको बहुत ही सावधानी की ज़रूरत है। आपके पूरे 9 महीने डॉक्टर की देखरेख में बिताने पड़ेंगे और बहुत ही सावधानी पूर्वक रहना पड़ेगा। उसके बाद एक बार डिलीवरी हो जाने के बाद उतनी दिक्कत नहीं है, पर जब तक बच्चा गर्भ में है बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। विजय और रिया ने बोला, हाँ बिल्कुल ख्याल रखेंगे। इतनी मुश्किल से हमें माँ बाप बनने का सुख प्राप्त हुआ है तो हम करेंगे और आपको शहर में ही रहना पड़ेगा ताकि आप डॉक्टर के संपर्क में लगातार बने रहें। रिया विजय ने बोला, डॉक्टर साहब हम पूरा ख्याल रखेंगे। रिया को कुछ भी काम करने से मना किया गया था और अधिक से अधिक आराम करने को बोला था ताकि किसी भी प्रकार का रिस्क ना हो। विजय ने बोला, ठीक है मैं रिया का पूरा ख्याल रखूंगा। विजय ने अपने घर फोन किया और अपनी माँ से बोला, माँ अभी हमें बच्चा होने तक यहीं रहना पड़ेगा और रिया को डॉक्टर ने आराम के लिए बोला है तो तुम भी शहर आ जाओ। कुछ दिन रिया को तुम्हारी देखभाल की जरूरत है। विजय की माँ ने बोला, अब इस उम्र में मेरे से यह सब कुछ नहीं हो पाएगा, मैं नहीं आने वाली, तुम्हें जैसे करना है देख लो। विजय ने बोला, यह क्या बोल रही हो माँ, बाकी भाई बहनों के बच्चे भी तो तुमने ही करवाए हैं और अब मेरे बच्चे की बारी आई तो तुम पीछे हट रही हो। तो विजय की माँ ने बोला, हाँ तो बाकी भाई बहनों ने समय पर बच्चे किए हैं, तेरी तरह बुढ़ापे में किसी ने बच्चे नहीं किए। देख ली क्या करना है, मैं तो नहीं आने वाली, कहकर माँ ने फोन रख दिया। इसके बाद विजय ने अपने एक एक करके अपने सारे भाई बहनों को फोन किया, पर सबने कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल दिया और कोई भी विजय और रिया की मदद के लिए शहर
जाने को तैयार नहीं हुआ। विजय रिया को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि अब उनका बच्चा आने वाला है, उनका वारिस आने वाला है, तो उन लोगों को जलन हो रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो मुफ्त के पैसों पर वह ऐश कर रहे थे वह सब खत्म होने वाला है। इसीलिए कोई भी नहीं चाहता कि हमारी संतान हो। यह वही भाई बहन और माँ थी जिनकी एक एक ख्वाहिश विजय और उसकी पत्नी पूरा किया करते थे। यह वही बहनें थी जो माँ के आने पर भाई भाभी से तरह तरह के खर्चे करवाया करती थी और काफ़ी कुछ लेकर जाया करती थी। और यह वही भाई थे जिनके बच्चों की फीस तक विजय भरा करता था। और यह वही माँ थी जो बोल बोल कर कि तू बड़ा भाई है, तू अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल नहीं रखेगा, तो सारे बहनों भाई के ऊपर विजय के पैसे लुटवाया करती थी। विजय और रिया को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका था कि उनके घर से कोई भी उन लोगों की मदद करने के लिए नहीं आने वाला, क्योंकि उनके हाथ से काफ़ी कुछ निकल जो रहा है। खैर, रिया ने अपने मायके फ़ोन लगाया। रिया को पता था उसके मायके से भी कोई नहीं आने वाला और उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन फिर भी माँ के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था और उसने अपनी माँ से मदद मांगी। रिया की माँ ने बोला, एक उपाय है, देख मैं तो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे से ज़्यादा कुछ काम तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ मैं गांव में से किसी भरोसे लायक गरीब लड़की को लेकर आ सकती हूँ जो घर का सारा काम और रिया की देखभाल कर देगी और मैं उस पर नज़र रखने का काम कर लूँगी। कुछ पैसे तो लेगी पर काम सारे कर देगी। बोलो तो मैं किसी से बात करूं? रिया ने बोला, हाँ माँ बात करो, जितने भी पैसे लेगी मैं दे दूंगी। इतनी मुश्किलों से तो माँ बनने का सुख मुझे मिला है, इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगी। अगले ही दिन रिया की माँ गांव से एक भरोसेमंद लड़की को लेकर रिया के पास शहर में आ गई। अब रिया और विजय बहुत खुश थे। रिया की अच्छी देखभाल हो रही थी। विजय भी बीच बीच में जाकर अपनी दुकान की देख रेख कर लेता था और अपना बिजनेस भी संभाल रहा था, क्योंकि रिया की माँ और वह लड़की रिया के साथ रहते थे, इसलिए विजय को ज़्यादा चिंता भी नहीं होती थी। और डॉक्टर के संपर्क में तो वह लोग लगातार थे ही। इधर विजय के घर पर विजय के भाई भाभी और बहन सब बहुत चिढ़े हुए थे, क्योंकि उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि विजय भाई की कभी अपनी संतान होगी। यहाँ तक कि विजय की माँ खुश नहीं थी, क्योंकि उन्हें तो यही लग रहा था कि विजय की अपनी संतान हो जाएगी तो वह अपने छोटे भाई बहनों को पूछना कम कर देगा। कितनी नीच सोच थी। और बाकी बच्चे उसकी अपनी संतान थे, पर क्या कर सकते हैं, किसी की सोच तो नहीं बदल सकते थे। विजय को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो बहुत खुश था और इंतजार कर रहा था कि कब उसकी संतान जन्म ले। उधर रिया और उसकी माँ भी बहुत खुश थे और मंजू, जिससे रिया की देखभाल के लिए लाया गया था, रिया की बहुत अच्छी देखभाल कर रही थी। बहुत ही अच्छी लड़की थी। मंजू एक दिन बाजार से सब्जियां लेने गई थी कि विजय के भाई और बहन उसे मिली, जिन्हें वह नहीं पहचानती थी। जिन्होंने मंजू से बोला, हम तेरे मालकिन के रिश्तेदार हैं। मंजू ने बोला, अच्छा बोलिए क्या काम है? तो उन लोगों ने बोला, देखो हम नहीं चाहते कि विजय और रिया की संतान इस दुनिया में आए। तुम तो वैसे भी पैसों के लिए रिया की देखभाल कर रही हो। जितने पैसे तुम्हें विजय देता है हम तुम्हें उसका 10 गुना पैसा अधिक देंगे, लेकिन तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। मंजू ने बोला, यह कैसी बातें कर रहे हैं?
तो उन लोगों ने बोला, देखो तुम हमारा काम नहीं करोगी तो हम किसी और से इससे अच्छा कि तुम ही हमारा काम कर दो, कुछ पैसे भी कमा लोगी। मंजू ने बोला, मुझे क्या करना होगा? उन लोगों ने एक पुड़िया निकाली जिसमें कुछ जड़ी बूटियां थीं और बोला, इस पुड़िया में से थोड़ी थोड़ी जड़ी बूटी निकालकर रोज रिया को खाने में मिलाकर देनी पड़ेगी, जिससे धीरे धीरे कोख में ही उसकी संतान मर जाएगी और उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा। और यह सब कुछ इतने धीरे धीरे होगा कि किसी के ऊपर कोई शक नहीं होगा और सब कुछ सामान्य लगेगा और संतान भी नहीं आएगी। हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस विजय की संतान इस दुनिया में नहीं आनी चाहिए। मंजू ने बोला, ठीक है, जैसा आप लोग कह रहे हो मैं कर दूंगी, लेकिन मैं पैसे पूरे लूंगी, वह भी एडवांस। उन लोगों ने बोला, पैसों की चिंता मत करो कहकर उन्होंने काफी पैसे मंजू को दे दिए और साथ में जड़ी बूटियां भी दे दी। मंजू ने जड़ी बूटियां और पैसे अपने पास रख लिए और सब्जियां लेकर घर चली गई। आप तो विजय के भाई बहन काफी खुश थे कि चलो अब विजय भैया की कोई संतान नहीं आने वाली और हमारे हाथ से कोई खजाना नहीं जाने वाला। वैसे भी 8 महीने हो चुके हैं, अगले महीने प्रसव है और जड़ी बूटियां 1 महीने तक तो लगेंगी ही अपना काम करने में। सब कुछ सामान ही लगेगा और डॉक्टर के रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आएगा। प्रसव के वक्त या प्रसव के कुछ दिन पहले विजय को पता चलेगा कि उसकी संतान नहीं रही और फिर वह कुछ नहीं कर पाएंगे और किसी के ऊपर कोई शक भी नहीं होगा। यह सोचकर विजय के भाई बहन काफ़ी खुश हो रहे थे और इधर विजय और रिया भी काफ़ी खुश थे कि उनकी संतान इस धरती पर आने वाली है और उनका कोई अपना वारिस आने वाला है जो बुढ़ापे में उनका ख्याल रखेगा और उनके वंश को आगे बढ़ाएगा। इसी सब में प्रसव की तारीख आ गई और रिया को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया और विजय खुशखबरी का इंतजार कर रहा था और उसके भाई बहन किसी और खबर के इंतजार में थे। रिया को जब से अस्पताल में भर्ती कराया गया था, विजय के घर वाले बेचैनी से विजय के फ़ोन का इंतजार कर रहे थे क्योंकि उन्हें तो किसी खबर विशेष का इंतजार था। खैर, रिया को अस्पताल में भर्ती कराने के करीब 10 घंटे बाद विजय का फ़ोन आया। विजय भाई ने लपक कर फ़ोन उठाया अपने दिल की खबर सुनने के लिए। उसे यही लग रहा था कि विजय भाई उधर से रोते हुए बोलेंगे कि हमारी संतान नहीं रही, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। विजय ने बोला, मुबारक हो, तुम चाचा बन गए, हमारी संतान आ चुकी है। रिया ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है और बच्चा 5 घंटे पहले हुआ है। अभी फुर्सत मिली तो तुम लोगों को फ़ोन लगाया, घर में सबको बता दो। विजय के भाई को यकीन नहीं हुआ कि विजय की संतान सही सलामत है, वह तो वहीं जड़ हो गया। बाकी के भाई बहन पूछ रहे थे कि क्या हुआ। उसने उदास स्वर में बोला, विजय भाई को बेटा हुआ है और पूरी तरह से स्वस्थ है। सबके चेहरे उतर गए कि यह कैसे हो सकता है, हमने तो पूरा इंतजाम कर दिया था। विजय की माँ ने बोला, चलो ठीक है, मैं भी नहीं चाहती थी कि आप विजय की संतान हो, लेकिन अब हो गई है तो मुझे खुशी हो रही है कि कम से कम बुढ़ापे में उसका कोई सहारा तो रहेगा। मैं भी अपने स्वार्थ में थोड़ी अंधी हो गई थी, पर अब मेरी आंखें खुल गई है। मेरे बड़े बेटे की औलाद आ गई, जिसे सबसे पहले आना चाहिए था, वह सबसे बाद में आया। विजय की माँ ने बोला, क्या हुआ, तुम सबके चेहरे क्यों उतर गए हुए हैं? अरे भाई, तुम सब चाचा चाची बुआ बन गए हो, खुशियाँ मनाओ, लड्डू बांटो। अब उदास होने से कोई फायदा नहीं, जो हो गया उसे स्वीकार करो। मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि विजय की माँ को अपनी बाकी बेटियों की करतूत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। कितनी भी बुरी थी, आखिर थी तो माँ ही। अपने ही संतान को मारने की साजिश में कैसे शामिल हो सकती थी, इसलिए उन्हें कुछ भी पता नहीं था। और जैसे ही उनके
पोते ने जन्म लिया था, उनके मन का सारा भेदभाव जा चुका था और वह अपने पोते को देखने के लिए ललायत थी। उधर विजय के भाई बहन काफी गुस्से में थे। वह लोग सीधा वैद्य के पास गए जिससे वह जड़ी बूटियां लाए थे और जाकर उसे रात को काफी उल्टा पुल्टा सुनाया। उस वैद्य ने बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी जड़ी बूटियां काम ना करे, मैं मान ही नहीं सकता। जरूर कुछ और गड़बड़ हुई है, जाकर पता करो। इतने सालों में मैं यह काम कर रहा हूँ और मैं गलत जड़ी बूटियां दे दूँ, यह कैसे संभव है। उसके बाद उन लोगों को लगा जरूर दाल में कुछ काला है, लेकिन वह लोग कर ही कह सकते थे। इतने आत्मविश्वास के साथ वैद्य अपनी जड़ी बूटियों की सफल होने की बात कही थी कि उन्हें पता था कि गड़बड़ कहीं और हुई है, लेकिन अब पता कैसे किया जाए। खैर कुछ दिनों के बाद रिया और विजय अपने संतान को लेकर अपने शहर वाले किराए के घर में गए। बच्चे को देखने के बहाने विजय के सारे भाई बहन माँ को साथ में लेकर उसके किराए वाले घर में आए। वह देखना चाहते थे कि बच्चा क्या पूरी तरह से स्वस्थ है, उसे कुछ भी नहीं हुआ तो आखिर इसके पीछे वजह क्या है। सारे भाई बहन वहाँ पर आकर इधर उधर खोजबीन करने लगे थे कि विजय ने बोला, क्या बात है, तुम लोग अपने भतीजे को ना देखकर इधर उधर दिमाग लगा रहे हो, जैसे कुछ खोज रहे हो, कहीं तुम यहाँ तो नहीं खोज रहे। कहकर विजय ने जड़ी बूटी की पुड़िया निकाल कर उन लोगों के सामने रख दी। जड़ी बूटियों को विजय भाई के हाथ में देकर उसके सारे भाई बहन सकपका गए और बोले, यह क्या है, यह क्या चीज है, हमें दिखा रहे हो। विजय ने बोला, ज्यादा अनजान मत बनो, और मंजू को बुलाया। मंजू सामने आई और बोली, तुम लोगों को क्या लगता है मैं थोड़े से पैसों के लिए इतनी नीच घटिया काम कर सकती हूँ। मैंने तो उन दिन सिर्फ हाँ इसलिए कही दी थी क्योंकि मुझे लगा अगर मैं हाँ नहीं करूँगी तो तुम लोग किसी और से यह काम करवा लोगी और पता नहीं वह और कौन होगा। अनजान खतरा लेने से अच्छा है कि मैं खुद ही यह काम करने को तैयार हो जाती ताकि तुम लोग और कहीं दिमाग ना लगाओ और विजय भैया की संतान सुरक्षित रहे। मैंने उस दिन घर पर आकर विजय भाई को सारी सच्चाई बता दी थी और वह भी बोल दिया था कि मैंने यह जड़ी बूटियाँ और पैसे ले लिए हैं ताकि वह किसी और के पास यह काम करवाने के लिए ना जाए और आपकी संतान सुरक्षित रहे। विजय भाई ने बोला, हाँ तुमने बिल्कुल सही किया। तुम्हें क्या लगता है इन जड़ी बूटियों में से मैंने भाभी को कुछ भी खिलाया है? इतनी नीच नहीं हूँ मैं। और यह लो अपने पैसे, कहकर मंजू ने यह सारे पैसे उनके मुंह पर मार दिए। विजय की माँ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो विजय ने अपनी माँ को उनकी बाकी की औलादों की सारी करतूतें बताई और विजय की माँ अपना सर पकड़कर बैठ गई। विजय की माँ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और बोली, इन सबको अभी पुलिस के हवाले करो। इतनी जलन ठीक है कि कुछ समय के लिए मेरे भी आंखें में पर्दा पड़ गया था और मैं भी अपने स्वार्थ में अंधी हो गई थी, लेकिन इन लोगों ने तो नीचता की सारी हदें पार कर दी। इनको तो मैं शक्ल भी देखना नहीं चाहती। मेरे पोते की जान लेने की कोशिश की, कोई इतना नीच कैसे हो सकता है। तुरंत पुलिस बुलाओ, इन सबको जेल के अंदर डलवाओ, यह जेल के बाहर रहने लायक नहीं है। विजय ने बोला, नहीं माँ, तुम्हें क्या लगता है जेल में डलवाने से इनकी नीचता कम हो जाएगी? नहीं, बल्कि या फिर कोशिश करेंगे मेरे संतान को हानि पहुँचाने की। इसलिए मैंने कुछ सोचा है। सबसे पहले तो मैं मंजू की शादी की जिम्मेदारी लेता हूँ, जिसने बहुत कुछ किया है मेरी संतान को इस दुनिया में लाने के लिए। और देखा जाए तो मेरे संतान की रक्षा भी मंजू ने ही की है। अगर वह चाहती तो मेरी संतान इस दुनिया में नहीं आती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके लिए मैं जीवन भर मंजू का शुक्रगुजार रहूँगा और मंजू की अच्छे से अच्छे घर में शादी करवाऊँगा। दूसरा, मैं अब उस घर में कभी नहीं रहूँगा क्योंकि वहाँ पर मेरी संतान सुरक्षित नहीं है। यहाँ गंदे लोग फिर उसके ऊपर वार करेंगे। इसलिए रिया मेरा बेटा और रिया की माँ, और चाहो तो तुम भी यहीं शहर में रहोगे और मैं गांव में अपनी दुकान देखूंगा और यहाँ आता जाता रहूँगा। और मेरी संतान की जान पर मुसीबत का कारण सिर्फ और सिर्फ मेरी दौलत है, जिसका लालच तुम्हारी बाकी की औलादों को है, तो उसका इंतज़ाम भी मैंने कर दिया है। तभी एक
वकील विजय के घर आते हैं और विजय उनसे बोलते हैं, मैंने जो कागज़ बोले थे आपने बनवा लिए? तो वकील ने कहा, विजय जी सारे कागज़ तैयार हैं, आप साइन कर दीजिए। और विजय ने कागज़ों पर साइन कर दिए। वकील ने बोला, इस कागज़ पर यह लिखा है कि विजय की जितनी भी चल अचल संपत्ति है वह सब कुछ उनके और उनकी पत्नी के बाद उनके पुत्र की होगी, और यदि उनके पुत्र को कुछ हो जाता है तो सारी संपत्ति ट्रस्ट को चली जाएगी। और साथ ही साथ इन कागज़ों पर यह भी लिखा है कि भगवान ना करे यदि विजय जी, उनकी पत्नी और संतान तीनों को एक साथ कुछ हो जाता है और तीनों इस दुनिया में नहीं रहते हैं तो फिर भी उनकी संपत्ति में से किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी और सारी संपत्ति ट्रस्ट को चली जाएगी। यह कहकर वकील वहां से चला गया। विजय ने बोला, अब जो करना है कर लो, जिसकी जान लेनी है ले लो, और जिस पैसों के लालच में तुम जान लोगे वह पैसे तो तुमको कभी किसी कीमत पर नहीं मिलने वाले। हाँ, जेल की हवा ज़रूर खा लोगे, इतना इंतज़ाम तो मैंने कर ही दिया है। और विजय के सारे भाई बहन चुपचाप अपना समूह लेकर वहाँ से चले गए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।